मिस्ट्री के 50 ऐसे एमसीक्यू जो आपके टेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये 50 एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इससे आपसे 2 से 3 फायदे आपको इस क्लास को देखने के मिलेंगे। नंबर 1 फायदा मिलेगा, आपको ये पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नए हो तो आपके क्वेश्चन बैंक में बच्चों ऐड होंगे। और नंबर 3, आपकी प्रैक्टिस होगी 50 एमसीक्यूज की एक साथ में, जिसके लिए आप केमिस्ट्री पोर्शन में 30/30 लेने के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आज की यह जो क्लास होगी जिसमें हम टॉप 50 ऐसे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स, और आप सभी जानते हैं 9 बजे आपके लिए क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से चलाई जा रही है। बहुत जल्द या कुछ दिनों में मैं लाइव आना जो है शुरू हो जाऊंगा। तो देखते हैं भाई आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले एक कोट पढ़ लेते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, और ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, डेली आप क्लासेस लगा रहे हैं, इसका फल आपको जरूर आपके टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। कोशिश करना खुद से आंसर करने की, लेकिन पूरी क्लास को अच्छे से सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन से हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। बहुत डिटेल में जैसा कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से जो है क्लास होगी। तो चलिए भाई, तैयार हो जाए, कॉपी पेन ले लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको नोट डाउन करनी है। पढ़िएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई इज अ CH3COOH नोन एज एसिटिक एसिड, आल्सो नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। भाई क्यों? तो सबसे पहले तो बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का क्या मतलब होता है। ग्लेशियल का मतलब होता है, याद रखना, 100% प्योर एसिटिक एसिड। क्या हो गया? 100% प्योर एसिटिक एसिड। क्यों इसको ये बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये याद रखना बच्चों। तो 100% प्योर एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसमें 5% से 8% तक वाटर को ऐड कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, तो इसे फिर क्या कहते हैं? इसे फिर विनेगर कहते हैं। ये भी याद रखना। 5 to 8% ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर, और 100% प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसे क्यों कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर सीजन, याद रखना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, और तीसरा क्वेश्चन आपका बना कि दिस इज नोन एज 100% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। चलो आगे, आगे चले। हर क्वेश्चन देखो, ये पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी बच्चों टेलीग्राम पे। इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसी क्लास में नोट डाउन करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जिस पॉलीमर का यूज होता है, क्या वो नाइलॉन 66 है, क्या वो रेयन है, क्या वो केवलर है, और क्या वो डेक्रोन है? याद रखना, इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, केवलर विल बी अवर राइट आंसर। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्या बनता है? बुलेट प्रूफ ग्लास भाई, बुलेट प्रूफ ग्लास। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कौन सा पॉलीमर होता है? वो है लैक्सन, याद रखना। क्या है बच्चों? लैक्सन है। ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, और ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलर, और बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए लैक्सन। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई। नाइलॉन 66, रेयोन आप अच्छे से जानते हैं भाई। आर्टिफिशियल सिल्क इज नोन एज रेयोन। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? रेयोन को कहते हैं। नाइलॉन 66 फैब्रिक इंडस्ट्री वगैरह में फैब्रिक बनाने में यूज होता है। डेक्रोन भाई ऐसे फैब्रिक बनाने में या ऐसे क्लोथ्स बनाने में यूज होता है जो एंटी, मतलब जिनके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते, एंटी रिंकल, एंटी रिंकल फाइबर बनाने के लिए डेक्रोन का यूज होता है। बाकी आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां से भी देख लो, एक क्वेश्चन बुलेट प्रूफ ग्लास यहां क्लास में याद करने की कोशिश करना। इसी क्लास में याद करवाऊंगा। अभी क्लास लंबी होने वाली है, इत्मीनान से शांति से बैठो, दिमाग खुले रखो भाई अपने। बुलेट प्रूफ ग्लास लेक्सन याद करवाऊंगा यहीं पे। डेक्रोन एंटी रिंकल क्लोथ्स बनाने के लिए, केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, रेयोन आर्टिफिशियल सिल्क हमारा, नाइलॉन 66 नॉर्मल फैब्रिक बनाना वगैरह बनाने के लिए। जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूं।
चलो अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 3 भाई, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी आपके घरों के सिलेंडर में फुल होती है भाई, घरों के सिलेंडर में फिल होती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या होता है उसमें? मीथेन। जी नहीं बच्चों, मीथेन किसमें होती है? मीथेन सीएनजी में होती है, मीथेन बायोगैस में होती है। सीएनजी में मीथेन होती है, बायोगैस में मीथेन होती है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यस भाई, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर हमारे घरों के सिलेंडर में होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्यूटेन विल बी द राइट आंसर। समझ गए? अगर ब्यूटेन ऑप्शन में नहीं होता देन प्रोपेन, प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, लेकिन परसेंटेज जो ब्यूटेन की ज्यादा होती है, इसलिए इसी को इसका सही आंसर माना जाता है। इसके साथ एक और नाम याद रखिएगा, इथेनॉइल। ठीक है, इथेन, इथेन थायोआइल, इस नाम को याद रखिएगा, इथेन थायोआइल, THIOL। क्यों? ये क्या वर्ड है, क्या लिखा मैंने? इथेन थायोल, ये किस चीज के लिए यूज होता है? जब गैस घरों में जो सिलेंडर है उसमें ना एक स्मेल देखी होगी आपने, अजीब सी स्मेल आती है ना, आप पहचान लेते हैं कि भाई आज गैस का सिलेंडर खुला रह गया। भाई देखो देखो, गैस का सिलेंडर खुला रह गया, हमें स्मेल आ रही है। किसकी वजह से वो स्मेल आती है? याद रखना, इसकी वजह से वो स्मेल आती है, इथेन थायोल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से हो गए भाई। सबसे पहले बात करेंगे मीथेन की। मीथेन किस किस में होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में, बायोगैस में, जो गोबर गैस हमने बनाई होती है ना उसको बायोगैस कहते हैं, और एलपीजी में होती है हमारे ब्यूटेन। और ये जो घरों के सिलेंडर से आपको स्मेल आती है, जैसे आप पहचान लेते हैं कि भाई घर का सिलेंडर में खुला रह गया, ये लीकेज हो रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इथेन थायोआइल की वजह से, ये भी उसमें मिक्स किया जाता है, याद रखना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा, इसलिए मैंने पहले कहा भाई, इसलिए मैंने पहले कहा नोट डाउन करना जितनी चीजें लिखाऊंगा, क्लास को पॉज किया कर लेना, चाहे स्लो भी आप क्लास को कर सकते हो, जिनको स्लो लगेगी क्लास वो फास्ट क्लास को कर लेना, सेटिंग में जाके आप 2x 3x के ऊपर क्लास देख सकते हैं। लेकिन सारी चीजें अच्छे से लिखना। अगर ये क्लास देख रहे हैं तो पूरा याद करने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत की, 50वें क्वेश्चन तक जाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, तो 50 गुना 3 150 क्वेश्चन इस क्लास में हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो यस टाइप करना जरूर भूल ना, जरूर कीजिएगा भाई, भूलिएगा मत यस टाइप करना, है ना। और इसी तरीके के क्लासेस डेली आपके लिए आते रहेंगे। वैल्यूएबल है? मुझे बताओ, वैल्यूएबल है क्लासेस तो अभी यस करना, यस करना भाई, मैं देखूंगा, है ना। बाद में पता चलता है कि बच्चे कितना बेनिफिट इन क्लासेस का उठा रहे हैं, और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल भाई। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज इन नेचर, किस तरीके का होता है भाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा? देखो भाई, ये जो सोडियम कार्बोनेट है भाई, यही है हमारे पास, है ना, वॉशिंग सोडा, ये बना होता है स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से। स्ट्रॉन्ग बेस से जो है यह हमारा बना होता है, किससे बना होता है? NaOH से, प्लस H2CO3, इसको रहने दो, ये काम का नहीं है। ये होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, तो जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनेगा वो भी बेसिक होगा। वो भी क्या होगा बच्चों? बेसिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। वॉशिंग सोडा के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है खाने का सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, याद रखना। एक और क्या होता है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, NaCO3। और आल्सो याद रखना, वही सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटासिड भी यूज किया जाता है एसिडिटी के लिए, वही सोडियम बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज किया जाता है, याद रखना। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए प्योर वाटर। अब देखो भाई, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, न्यूमेरिकल आएगा, तो बड़े ध्यान से समझ लेना, मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, ये होगी मोलैरिटी, दैट इज मोल, और हमारा वॉल्यूम भाई। ठीक है, हमें बोला प्योर वाटर का 1 लीटर का लेते हैं भाई, हम जब भी निकालते हैं 1 लीटर का लेते हैं। याद रखना, 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम के बराबर होता है, इतना हम मानते हैं। तो वॉल्यूम तो हमारे पास है, कितना है? 1 लीटर, लेकिन मोल कितना है? तो वाटर का फॉर्मूला बच्चों H2O, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बटे
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? ऑक्सीजन 16, 2 18, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है बच्चों 18 5 90 55.5 के आसपास। इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करेंगे 55.55, तो इसका मोल कितना आ गया? 50.55.55 विल बी राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। देखो चाहता मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता था, लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। नंबर वन, मोल निकालने का। मोल कैसे निकलता है? गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकलता है? गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 16, 2 18, और मोलैरिटी होती है मोल बटे वॉल्यूम। क्या होती है? मोल बटे वॉल्यूम। ये भी याद रखना। बस ये दो फॉर्मूला याद हो गए तो आप मोल वाला क्वेश्चन जरूर एग्जाम में कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को दे देता है, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को दे दे भाई हम मोल निकालेंगे, और हमें पता है एक मोल में एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 टू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। काम खत्म। अगर मोल निकालना आ गया ना तो काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर ऑफ HCl आर सिक्रेटेड डेली बाय एन अडल्ट ह्यूमन स्टमक। भाई डेली एक अडल्ट ह्यूमन स्टमक में कितना HCl प्रोड्यूस होता है? क्या लगता है कितना होता है? याद रखिएगा 1.2 से 1.5 लीटर। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है 1.2 से 1.5 लीटर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कितना होता है? 1.2 से 1.5 लीटर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी क्लास में आपको ये सारी चीजें याद करवा देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। बच्चों एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई जो है लेस देन 1 होगा। और डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए आई जो है ग्रेटर देन 1 होता है। आई इक्वल टू 0 ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आई इज इक्वल टू 1, इस केस में कोई चेंज जो है यहां पे नहीं होता। नो चेंज भाई, याद रखिएगा। फॉर एसोसिएशन इट इज लेस देन 1, फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन 1, और आई इज इक्वल टू 1 वहां पे कोई चेंज नहीं होता, और आई इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों, कभी पॉसिबल नहीं है। याद रखना ये सारी की सारी वैल्यू। एसोसिएशन पूछ लेते हैं, डिसोसिएशन पूछ लेते हैं, नो चेंज पूछ लेते हैं, और कहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन की, इसलिए रॉकेट के फ्यूल में भी इसी को यूज किया जाता है। कितनी होती है? ये होती है 1.5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यूनिट किलो जूल पर केजी। इसलिए इसे रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। जी हाँ, इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है बच्चों। क्या पूछी जाती है? इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। इसके बाद मीथेन की कितनी होती है? याद रखना 50,000 किलो जूल पर केजी होती है। कितनी होती है मीथेन की? 50,000। एलपीजी की कितनी होती है बच्चों? याद रखना 55 के 55,000। और पेट्रोल की कितनी होती है बच्चों? ये भी याद रखना 45 के किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इन सब की याद रखना पड़ेगी बच्चों। एलपीजी की कितनी होती है? 55,000 होती है। मीथेन की 50,000 होती है, और पेट्रोल की 45,000 किलो जूल पर केजी होती है। और हाइड्रोजन की 1.5 लाख किलो जूल पर केजी होती है। इसलिए रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। लिख ली ये चीजें, नोट डाउन कर ली। अब चलेंगे आगे भी फटाफट, है ना। 50 एमसीक्यूज की एक क्लास है, तो अब बिल्कुल भी डिटेल में, उतना डिटेल में तो नहीं करवाऊंगा। इस तरीके से करवाऊंगा कि एक क्वेश्चन से 5 5 6 6 नए क्वेश्चन आपके रेडी हो जाए, और जो आप देख भी रहे हैं। देखो हाँ भाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हमने चैनल के ऊपर ली है। आप चैनल को विजिट करो, अगर नए बच्चे हो आप प्लेलिस्ट में जाओ। बाकी पुराने बच्चे तो वो तो सारी क्लासेस देखते आ ही रहे हैं ना। जो नए बच्चे हैं, मैं देखो थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन टाइप है आपका। तो जो नए बच्चे होंगे, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लेलिस्ट विजिट करना, बहुत सारी क्लासेस बड़ी डिटेल से ली गई हैं भाई। चलो भाई, विच एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक लाइक ऑर्डर। भाई व्हाइट फास्फोरस। और मैंने उस टाइम बताया भी था कि व्हाइट फास्फोरस को और क्या कहते हैं? येलो फास्फोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है, और ये सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर है बच्चों, ध्यान रखना। यूट्यूब के ऊपर है। हाँ, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे भाई, एडवर्टाइजमेंट है ना, इतना सा तो बनता है एडवर्टाइज करना भाई। हमारे क्रैश कोर्स भी चले हैं, क्योंकि फुल कोर्स में एडमिशन ऑफ कर चुके हैं हम। फुल कोर्स में सिलेबस कवर करने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए क्रैश कोर्स हमने चलाया हुआ है। तो वो सारी डिटेल आप इस व्हाट्सएप पे
नाम मैसेज करके ले सकते हैं ना। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बात होती है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की भाई, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है अपनी, है ना। बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमने क्रैश कोर्स भी चलाए हैं जहां पर चैप्टर वाइज रिवीजन होता है। आ जाओ आगे भाई। टू प्रिवेंट टूथ डिके, soluble fluoride is added to drinking water up to a concentration of 1 ppm। याद रखिएगा, टू प्रिवेंट द टूथ डिके, ये इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है भाई, टूथ्स में इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि सोल्यूबल फ्लोराइड ऑफ 1 ppm इज एडेड टू वाटर अप टू, मतलब वाटर में, बिकॉज किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ppm विल बी द सही जवाब। आ जाओ भाई, एनर्जी हाई रखने, तो देखो अभी तक 10 क्वेश्चन कर दिए, अगर 10 गुना 30 में कर दूं तो 30 एमसीक्यूज अभी तक हमने कर लिए, 30 ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल रॉड इज यूज्ड एज एनोड इन डैनियल सेल। भाई एनोड के रूप में जिंक को यूज होता है और कैथोड के रूप में कॉपर का यूज होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये क्या है भाई बच्चों, कॉपर, ये कैथोड है हमारा। कॉपर क्या है, कैथोड है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जिंक है, याद रखना। कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। कौन सा सेल है, डैनियल सेल है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। चलो भाई, विच एलिमेंट इज एडेड टू नेचुरल रबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। भाई ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट होता है। वल्कनाइजेशन के लिए देखो, वल्कनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है भाई, ये लिंकेज पैदा कर देता है रबड़ में, टू रिमूव द स्टिकीनेस। और सिर्फ स्टिकीनेस ही नहीं बच्चों, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है, किसकी, रबड़ की भाई। तो कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा, सल्फर। सल्फर इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, और ये स्टिकनेस को रिमूव करता है, ये रबड़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, ये भी इसके काम है ना, ये क्रॉस लिंकेज जो है पैदा कर देता है। तो सल्फर विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भाई, देखिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, if the hydrogen ion concentration H positive of a solution is increased by 100 times its pH value। न्यूमेरिकल आ गया, घबरा गए, कोई बात नहीं, हम हैं, मैं वो न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो आसान है और बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल मत घबराओ, क्या होती है, जो पीएच होता है हमारा बच्चों, क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। बस इतना याद रखो, मैं हूं ना, कैलकुलेशन की चिंता मत करो भाई, इतना आसान करवाऊंगा कि भूलोगे ही नहीं कभी। इन्होंने बोला गुना 100 कर दो, लॉग 100 डॉट एच पॉजिटिव। अब जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो तो समझ गए, लेकिन मेडिकल वालों का क्या, आओ भाई मैं बताता हूं, दो फार्मूले याद कर लो। लॉग एम डॉट एन, ये होता है बच्चों लॉग एम जमा लॉग एन के बराबर, बिल्कुल मत घबराओ, दो फार्मूला याद कर लो। और ये याद करने को इसलिए कह रहा हूं बच्चों, मेडिकल वालों को स्पेसिफिकली, नॉन मेडिकल वालों को आता होगा ये, क्योंकि बेसिक फार्मूला है, ये ना बहुत बार यूज होता है, तो इसलिए मेडिकल वाले जितने भी बच्चे हैं इसको जरूर याद करना। तो माइनस लॉग, माइनस बाहर ले रहा हूं, 100 प्लस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, बिल्कुल मत घबराओ, माइनस ब्रैक, माइनस बाहर ले रहा हूं, लॉग ऑफ 10 का स्केयर प्लस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। बच्चों बस एक फॉर्मूला और याद कर लेना, लॉग एम की एन होती है एन लॉग एम, मतलब जो पावर होती है ना वो बाहर आ जाती है। तो देखो, माइनस 2 log 10 जमा लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये तो सभी, ये तो मेडिकल वाले बच्चों को भी पता होगा। मुझे कमेंट में लिख के बताना कितने मेडिकल और कितने नॉन मेडिकल के, अभी करो, क्लास को पॉज करो, कमेंट में लिखो मेडिकल, नॉन मेडिकल वाला बच्चे नॉन मेडिकल लिखो। तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, जब आप ऐसे कमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, हमें ये भी पता चलता है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना। तो देखो भाई, -2 log 10 तो 1 हो गया, और प्लस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, तो ये आ गया -2 माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, माइनस लॉग एच पॉजिटिव पी एच है भाई हमारा, तो कितना बना, -2 जमा का पी एच भाई। इस पीएच से कुछ घट रहा है, दो फैक्टर घट रहे हैं, तो क्या करेगा, डिक्रीज बाय 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा।
मैं चाहता ना इसको इसी स्टेप में खत्म कर सकता था, लेकिन हमारे पास ना मेडिकल के बच्चे भी हैं, तो उनको भी कैलकुलेशन बताना ज़रूरी है भाई। उनको भी कैलकुलेशन बताना बच्चों ज़रूरी है। तो डिक्रीज़ बाय अ फैक्टर किससे? -2 से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको pH2 ले लो भई, ये pH1 था, इसको pH2 ले लो, जब इन्होंने कंडीशन लगाई तो ये माइनस pH1 हो गया, ठीक है? -2 जमा pH1। तो जो pH होता है ना, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है, और उसी को इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई करने को बोला, तो डिक्रीज़ करेगा 2 फैक्टर से, याद रखना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? जितने भी मेडिकल के बच्चे हैं, मुझे बताओ न्यूमेरिकल क्लियर? मैं थ्रू आउट द इस क्लास में जितने न्यूमेरिकल होंगे मैं आप सभी से पूछूंगा भाई, तो मुझे बताना क्या न्यूमेरिकल भी क्लियर हुए? क्वेश्चन तो मैं रटा दूंगा, क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेवारी याद करवाना। क्या न्यूमेरिकल भी क्लियर हुआ बच्चों? नहीं हुआ होगा ना क्लियर, तो कमेंट में लिखना न्यूमेरिकल, ताकि ताकि मैं एक ऐसी क्लास आपके लिए लूं जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करवाऊं मैं आपको। क्या बोलते हो बच्चों? ऐसा करूं? ये तो नॉन मेडिकल वालों को भी बेनिफिट मिल जाएगा, मेडिकल वालों को भी। तो अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर क्लास लेकर, सिर्फ केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल क्लास होगी और इसी आसान तरीके से बताऊंगा, तो कमेंट में न्यूमेरिकल जरूर लिखना, न्यूमेरिकल जरूर लिखना, ठीक है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, केमिकली वाटर गैस को सिन गैस भी कहते हैं, ये भी याद रखना। सिन गैस, वाटर गैस, ये एक ही है बच्चों। क्या होती है? H2 प्लस CO। वाटर गैस, सिन गैस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। और क्या बना यहाँ पे? एक CO जमा N2। ये कौन सी गैस है बच्चों? ये प्रोड्यूसर गैस है। लिखते चलो चीजें, लिखते चलो, याद करते चलो। वाटर गैस और सिन गैस एक ही फॉर्मूला है, H2 प्लस CO, और H2 N2 प्लस CO, इट इज प्रोड्यूसर गैस, याद होना चाहिए, ठीक है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इज किस टाइप के एसिड है बच्चों? H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड। और तो फिर डायबेसिक कौन होता है बच्चों? याद रखना, वो H3PO3 होता है। फिर मोनोबेसिक कौन होता है? वो H3PO2 होता है। वो कौन होता है? वो H3PO2 होता है। मोनोबेसिक इज H3PO2, डाइबेसिक इज H3PO3, और ट्राइबेसिक इज H3PO4। याद रह जाएंगी ये चीजें, याद रह जाएंगी। चलेंगे आगे भाई। आसान है ना? आसान है ना? बस बात है प्रैक्टिस करने की, बात है याद रखने की। और याद अपने आप रहता है अगर आप डेली क्लासेस लगाओगे। डेली क्लासेस लगाओगे, 9 बजे टाइमिंग याद रखना, आ जाया करना। टेलीग्राम के ऊपर लिंक पहले मिल जाता है। हीटिंग इथाइल अल्कोहल विद अल्केलाइन KMnO4 यील्ड व्हिच मेजर प्रोडक्ट? जब हीट करेंगे इथाइल अल्कोहल को किसके साथ? KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या है भाई? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताना। तो ये जो KMnO4 हमारे पास है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब रिएक्ट करेगा, ये क्या देगा? ये देगा हमें ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड, CH3COOH विल बी अवर राइट आंसर। क्या देगा? एसिटिक एसिड जो है हमें ये देगा, ठीक है? अगर हम ऑक्सीडेशन करें किसकी? अगर ऑक्सीडेशन करें मिथाइल अल्कोहल की, किसकी बच्चों? मिथाइल अल्कोहल की। मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया? CH3OH, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड। हमें क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड, दैट इज HCOOH। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी ऑक्सीडेशन, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर होगी तो हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड HCOOH। HCOOH। और जब हीट करेंगे इथाइल अल्कोहल को भी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बनता है। ये भी आपने याद रखना। नोट डाउन करते चलना चीजें, है ना? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटम भाई, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है? कई बार लिखा होता है, कई बार लिखा नहीं होता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 29 होता है। लिखते कैसे कॉन्फ़िगरेशन? देखो भाई, लिख लो एक ध्यान से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद आता है 4s2, और उसके बाद आता है 3d। कितना बन गया? 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3d 9।
क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है सही है? कायदे से ये होगी, कायदे से ये होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3D को पहले फ़िल करना पड़ता है, 9 आता है, माफ़ी चाहूँगा 4s पहले फ़िल करते हैं तो 2 आएगा, लेकिन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन हो जाती है। ये 4s 1 फ़िल होगा और यहाँ पे 3D 10 फ़िल होगा। तो ये बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 4s1 3D 10 है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए भाई। होनी क्या चाहिए थी? होनी ये चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन ये नहीं होती, होती क्या है 3d10, क्योंकि स्टेबलिंग अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है, डी ऑर्बिटल फुल हो जाता है और यहाँ पे 4s1 बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना, ठीक है, किसके लिए थी? कॉपर एटम के लिए थी, ऐसे क्रोमियम के लिए भी होती है, क्रोमियम के लिए भी सेम केस चलता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट? भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप सभी जानते हैं ना टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल का दिखना, जैसे सन की लाइट आती है, ठीक है, तो वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है भाई। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, भाई ये है को कोलाइडल सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो इससे टिंडल इफेक्ट दिखता है भाई। सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन और शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन। द रेस्ट तीन ऑप्शन आर द ट्रू सॉल्यूशन, एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो है मिल्क वाला, याद रखना। वैसे भी मिल्क से बच्चों टिंडल इफेक्ट शो होता ही होता है, हमें लगता है कि नहीं होगा, हमें लगता है नहीं होगा, लेकिन याद रखना मिल्क से हमेशा टिंडल इफेक्ट होता है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आया ना, जिसके बारे में बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है, जैसे क्वेश्चन बनता है बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर, है ना, कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आप CO2 कर लेते हो, बहुत अच्छे भाई, शानदार। आप SO2 वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका आप आंसर कर देते हो, लेकिन वो कई बार ना H2O होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर H2 तो हम पीते हैं, ये तो हमारे लिए अच्छा होगा, नेचुरल चीज है, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। आपका आंसर होगा हाँ बच्चों, H2O भी ग्रीन हाउस कॉज करता है और एक इंफ्रारेड रेडिएशन भी कॉज करती है। तो ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मिसकंसेप्शन, जिनके बारे में हमें लगता है कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। तो लिख लो इसको भी, H2O भी ग्रीन हाउस गैस कॉज करता है, होती है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड? भाई Mg3n2, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, Mg3n2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आपको लेकर चलूंगा, क्वेश्चन पढ़ना। ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई रिएक्टिविटी विच एलिमेंट इज स्टोर्ड सबमर्ज्ड अंडर वाटर? भाई रिएक्टिव है हाई और पानी में स्टोर किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, व्हाइट फास्फोरस और कैल्शियम। तुक्का नहीं लगाना है कि सोडियम आंसर कर दिया, इसका जो सही जवाब है वो है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो स्टोर होता है, ये होता है बच्चों H2O, यानी कि पानी में स्टोर। नो डाउट सोडियम और पोटेशियम भाई, ये जो सोडियम और पोटेशियम ये भी हाई रिएक्टिव है, लेकिन बच्चों ये कैरोसिन ऑयल में स्टोर होता है, ये कैरोसिन ऑयल के अंदर जाते हैं, सोडियम भी पोटेशियम भी। लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस है ये पानी के अंदर जाता है। इसको कहाँ स्टोर करते हैं? इसको पानी के अंदर स्टोर रखते हैं। तो तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन बैंक इंक्रीज करना है अपना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, when CO2 gas is passed through lime water it turn milky due to the formation of, देखो व्हाट इज लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस। जब Cu2 इससे गुजरती है तो ये बनाता है CaCO3, जो क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट है, और यही मिल्की कलर का होता है। ये क्या होता है? मिल्की कलर का होता है ऑप्शन, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। बड़े ध्यान से देखना ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास CaO, बच्चों इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर जब पानी जाता है बच्चों, ये बना देता है CaOH ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं। जब ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, देन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भाई, है ना, तो ये मिल्की कलर का होता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि क्विकलाइम क्या है, तो ये है CaO, और स्लेक्ड लाइम क्या है, वो है CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब हम घरों में चूना करते हैं, है ना, दिवाली के टाइम आपने चूना किया होगा भाई, घर के आपका गार्डन होगा, मतलब कहीं ना कहीं चूना किया होगा। जब चूना करते हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो ज्यादा चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो एयर, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, स्लेक्ड लाइम।
जब स्लेक्ड लाइम को हम करते हैं, देखो पहले था चूना CaO, पानी डाला, घोला, CaOH ट्वाइस बन गया। अब उसको हमने कर दिया, है ना? जहाँ पे भी आपने किया, आंगन में कर दिया, फ्लावर अगर आप करते हो, पत्थर रखे हैं, ईंटें मतलब कहीं भी आपने चूना किया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर की, अब बनाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब CaCO3 है फार्मूला संगमरमर का, जिसकी खुद की टेंडेंसी थी चमकने की, इसलिए चूना करने के कुछ देर बाद वो चमकता है, मतलब ज्यादा व्हाइट होता है। ऐसी चीजें याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे। हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट प्लूटोनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 94? तो पहला क्वेश्चन, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा किसने किया था, तो डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा, ग्लेन टी सीबर्ग ने भाई, ग्लेन टी सीबर्ग में। अगर डायरेक्ट नहीं बताऊंगा तो क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा। तो प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 है बच्चों, किसने जो है डिस्कवर किया है, ग्लेन टी सीबर्ग ने। कई बार जीटी भी लिख देते हैं, जीटी। चलो आगे भाई। विच मेटल कैन बी यूज टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? कौन सा एटम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा? सिल्वर गोल्ड ये तो हमें पता भी है नहीं, लेकिन आयरन और मरकरी में कौन होगा? तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। आती है रिएक्टिविटी सीरीज, या शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट है काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है? आगे आओ, लिखो। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है? आगे आओ। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है? आगे आओ। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर, आफ्टर दैट गोल्ड। अब देखो कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव होगा, वही इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ये तो कम रिएक्टिव है, ऊपर वाले है रिएक्टिव ज्यादा, इस तरफ घट रहा है। तो कॉपर यहां पे है, बड़े ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट यहां पे है, सिल्वर होगा नहीं, गोल्ड होगा नहीं, आयरन होगा क्या? आयरन तो ऊपर है, आयरन होगा नहीं, क्या बचा? मरकरी बचा। ऑप्शन नंबर डी, क्या मरकरी है? यस। ओह माफी चाहूंगा, है ना? नीचे की तरफ कम रिएक्टिव है बच्चों, नीचे की तरफ कम रिएक्टिव है। तो देखो ये है कॉपर, कॉपर से कम हो गया मरकरी, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव ये हुआ आयरन। तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, ना कि मरकरी, क्योंकि मरकरी तो और नीचे है। देखो कॉपर से नीचे है मरकरी, ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से ये सबसे कम रिएक्टिव। तो कॉपर से कम मरकरी ये भी नहीं डिस्प्लेस करेगा, सिर्फ आयरन डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे एफ ही लग जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर के प्रेसिपिटेट हमारे पास। क्वेश्चन क्लियर हुआ? रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज से कंफर्म एक या दो क्वेश्चन आते हैं। हिंट दे दी, फिर से सुन लो। काशी, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, पड़े हैं, कौन है? आगे आओ। अब याद हो जाएगी, इसको दो तीन बार याद कर लेना, दो तीन बार सुन लेना, पॉज करके चाहे इस क्लास को देख लेना, नोट डाउन कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चों, बहुत क्वेश्चन बनते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? लगभग 25 के। अगर 25 मैं एवरेज हर क्वेश्चन से अगर मैंने 3 भी आपको बताए, तो 25 गुना 3 75 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके। 75 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके। आ जाओ पढ़ते हैं नेक्स्ट कोड। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला तुम्हारे हाथ में। बीता हो, क्या शानदार है भाई। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, सोचने से कुछ नहीं होगा। और आने वाला है टेट एग्जाम, आने वाला कल आपके हाथ में। अभी पढ़ो, लिखो, रिवाइज करो, अपने आप हो जाएगा भाई। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। चाहते हैं ना केमिस्ट्री में 30/30? ऐसे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ना पड़ेंगे, हर क्वेश्चन इतना पढ़ना पड़ेगा, बारीक से बारीक पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे मेन बात यह है, डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछते केमिस्ट्री में, लेकिन क्वेश्चन बैंक ज्यादा होना चाहिए। और वो कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लेलिस्ट आज ही विज़िट करना और जब क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा भी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत कम बोलता हूँ बीच में, है ना? तो बस मुझे ये है कि इन क्वेश्चन को पढ़ो, याद करो, अपना टेट एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर उन बच्चों की तरह कमेंट करना बाद में, जो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में देखना, रील्स में देखना कि सर हमने यहाँ से पढ़ा तो शानदार जो है रिज़ल्ट आया है। चलो भाई आ जाओ। In the modern periodic table, moving from left to right across a period, the ionization enthalpy of element, भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अल्कली मेटल है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक आ जाते हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे हेलोजन आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी नोबल गैसेज आ जाती है। इस तरफ से इस तरफ जब चलते हैं लेफ्ट राइट तो यहाँ पे साइज बड़ा है, आगे साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। साइज छोटा हो जाता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा इंक्रीज करता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको पकड़ के रखेगा मतलब छोड़ेगा नहीं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को ही निकालना है, तो भाई लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो तो निकालने देगा नहीं, एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोबल गैस से जस्ट पीछे 17वें पीरियड में, ग्रुप में, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी बच्चों, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि कितनी एनर्जी चाहिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और सबसे कम अल्कली मेटल की और अल्कलाइन अर्थ मेटल की। भाई साइज बड़ा, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ऑप्शन नंबर बी CaSO4 डॉट हाफ H2O। बच्चों को 2H2O में कंफ्यूजन होता है बच्चों, इसको जिप्सम बोलते हैं। अगर बच्चों याद रखना यहां पे सिर्फ CaSO4 होता, इसको डेड ब्रंट प्लास्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेड ब्रंट प्लास्टर बोलते हैं। तो तीन चार चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली, बड़े ध्यान से सुनना। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट तो आप समझ गए, और डॉट 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। और अगर कोई भी डॉट H2O ना लगा हो तो वो डेड ब्रंट प्लास्टर कहलाता है, याद रखना। उसको क्या कहते हैं, उसको डेड ब्रंट प्लास्टर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, डेड ब्रंट प्लास्टर कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर। तो ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, इट इज द 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर भाई, इट इज विनेगर, इट इज विनेगर। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेथड इज प्राइमरली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नमक कैसे बनाया जाता है, ऑब्वियस बात है इवेपोरेशन से, ऑप्शन देखने की नीड, फिल्ट्रेशन नहीं, इवेपोरेशन। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों हाइड्रोजिनेशन का यूज क्यों होता है, ये होता है वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी या वनस्पति घी बनाने के लिए किसका यूज होता है बच्चों, याद रखना, निकल और पैलेडियम का यूज होता है। किसका होता है, निकल और पैलेडियम का यूज होता है बच्चों। यहां पर एक बात और याद रखना आपने, क्या, एक बात और याद रखना, हेबर प्रोसेस में भी एक क्वेश्चन बनता है कि वहां पर प्रोमोटर कौन होता है, तो वहां पर प्रोमोटर याद रखना मोलिबिडेनम होता है बच्चों, यहाँ पे प्रोमोटर का उतना रोल नहीं होता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकल की जगह मोलिबिडेनम के साथ जो है कंफ्यूजन आ जाता है। याद रखना वो हेबर प्रोसेस है। अगर हाइड्रोजनेशन की बात होगी, सिर्फ हाइड्रोजनेशन की, तो वो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाता है, और निकल और पैलेडियम का यहाँ पे यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, प्रोमोटर का एज सच यहाँ पे कोई यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर वॉशिंग क्लॉथ इन हार्ड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव, भाई डिटर्जेंट, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी सोप नहीं, डिटर्जेंट विल बी द सही जवाब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होती है बच्चों, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो होती है बच्चों क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, याद रखना बच्चों, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है।
ये किसके लिए होती है? टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन? भाई सबसे पहले तो ना एस्पिरिन का पता होना चाहिए किस चीज के लिए यूज होती है। भाई एस्पिरिन नंबर 1 पेन किलर के लिए यूज होती है। नंबर दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी, टेम्परेचर इन द सेंस जैसे मान लो बुखार वगैरह आ गया तो अभी एस्पिरिन दे दी जाती है। तो जब पेन किलर यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। और जो टेम्परेचर के लिए यूज होती है दवाई उनको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। उनको क्या बोलते हैं? इनको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो एस्पिरिन यूज्ड एज एनाल्जेसिक, आल्सो एस्पिरिन यूज्ड एज ए एंटीपायरेटिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो बच्चों केमिकल नेम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विल बी अवर राइट आंसर। तो बच्चों एस्पिरिन के साथ साथ ना ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस्पिरिन है क्या। नंबर 1 पेन किलर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो ऐसे जो हमारे ड्रग्स होते हैं जिनका पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है तो वो एनाल्जेसिक कहलाते हैं। और जैसे भाई आप कई बार एंटीबायोटिक खा लेते हो, है ना, बुखार आ गया, ठीक है, तो खा लेते हो ना आप कोई मेरे को ना उस सबसे फेमस दवाई का नाम याद नहीं आ रहा, जो ब्लू से पत्ते के अंदर होती है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो बहुत ही कॉमन है जिसको सभी मतलब सभी ने खाई होगी। तो वो है एंटीपायरेटिक जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो एस्पिरिन भी एक एंटीपायरेटिक है, एक एनाल्जेसिक भी है, याद रखना भाई। ठीक है, कि आपको वो नाम याद है जो हम बुखार अगर फीवर वगैरह हो तो कौन सी दवाई खाते हैं सबसे पहले? है ना, मेरे माइंड से दवाई का नाम स्किप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना, कमेंट करके बता देना मुझे, मैं भी देखूंगा बाद में कि कौन सी दवाई थी वो। ब्लू कलर का पैकेट होता है जिसका नॉर्मली हम खा लेते हैं ना। चलो, नाम अभी भी याद नहीं आ रहा, स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, बाकी दवाई का क्या है ना। चलो 35। पॉलीकोट फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लेंडिंग विच टू टाइप ऑफ फाइबर? पॉलीकोट, कुछ नहीं देखना, पॉली और कॉट, बस ये दो वर्ड याद रखो। तो पॉली निकल गया पॉलिस्टर का, और कॉटन का कोट निकल गया। पॉलिस्टर से पॉली निकालो, कॉटन से कोट निकालो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल प्रॉपर्टी प्लास्टिक? भाई प्लास्टिक सभी को पता है, इट इज नॉन रिएक्टिव, ठीक है। ड्यूरेबल एंड लाइट, हाँ जी भाई प्लास्टिक ड्यूरेबल भी होता है, लाइट भी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी नहीं, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट कोड इजिली, ये भी ठीक है भाई, जंग नहीं लगता उसको, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? मजा आया भाई? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नई नई चीजें सीखने को मिल रही है? क्या रिवीजन हो रहा है? तो मुझे कमेंट में यस करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बेनिफिट मिल रहा है। फिर हम मेडिकल के बच्चों चाहे नॉन मेडिकल के बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तीन चीजें मैंने आपसे पूछी है, मैं फिर से रिकॉल करवा दूं। नंबर 1 आपने मुझे बताना है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है। नंबर दूसरा, क्या यह सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल। नंबर तीसरा, क्या न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो न्यूमेरिकल कमेंट कीजिएगा। तीन चीजें मैंने पूछी हैं आपसे, और हाँ, जो होमवर्क पूछता हूं वो तो आपने बताना ही है। चलो भाई, विच मेटालिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक। बच्चे मैग्नीशियम करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन नहीं किया। भाई हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लेकिन मैग्नीशियम कहां पे था? भाई क्लोरोफिल में, याद रखो। क्लोरोफिल के बीच में क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम होता है। पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में क्या है, तो मैग्नीशियम। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आयरन या मैग्नीशियम। आयरन हीमोग्लोबिन में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वेइंग 1 ग्राम विल कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखने को लगते हैं बड़े क्वेश्चन, देखने को लगते हैं बड़े क्वेश्चन ही है, लेकिन होते आसान है। हमसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब पहले आप देखो, सब में एवोगैड्रो नंबर तो सभी का बराबर होगा, सभी का एवोगैड्रो नंबर बराबर होगा, ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन कितना? अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 2 32 12 44, तो 44 ग्राम हो गया एक मतलब
एन एवोगाड्रो नंबर, यानी 44 ग्राम हुआ 1 मोल हमारा। सिमिलरली N2, नाइट्रोजन 7, 7 7 14, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हो गया 14 दुए 28 भाई। जैसे ऑक्सीजन का 8 का 16, 16 2 32 होता है ना, वैसे नाइट्रोजन का हो गया 28 भाई। हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, और CH4 का भी, कार्बन का 12, 12 और 4 16 ग्राम। तो ये सारे हैं बच्चों एक एवोगाड्रो नंबर। इन सबका जो मॉलिक्यूल है ना, वो सबके मॉलिक्यूल बराबर है, लेकिन हमसे पूछ लिया 1 ग्राम का, हमसे पूछ लिया 1 ग्राम का, तो इसका जो 1 ग्राम होगा वो होगा 1 एवोगाड्रो नंबर बटे 44। इसका जो होगा वो होगा 1 एवोगाड्रो नंबर बटे 28। इसका जो होगा वो होगा 1 एवोगाड्रो नंबर बटे, क्योंकि 1 ग्राम का निकाल रहे हैं अब हम, 1 ग्राम का, ठीक है। तो वो होगा 2, और अंतिम जो हमारे पास बचा ये CH4 बच्चों, तो ये कितना है 1 एवोगाड्रो नंबर बटे 16 ग्राम। अब आप खुद बोलो भाई, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड होगा ये सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी भाई हमारा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वेइंग 1 ग्राम विल कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो है 1 ग्राम ऑफ H2। 1 ग्राम ऑफ H2। हमने क्या निकाला, हमने नंबर ऑफ मोल निकाले। मैंने कहा ना नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं फिर कहूंगा बच्चों, इन न्यूमेरिकल को तो यहाँ पे सीख लो जो आज के क्लास में किया। आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लूं, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए लूं एक क्लास, जिसे आप कंफर्म देखना 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो कमेंट में न्यूमेरिकल जरूर लिखना भाई, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा आप मेरी क्लासेस देख रहे हो। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप में झील है पढ़ने की, झील है पढ़ने, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और आपकी ये टाइम की इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला कर देगी भाई, बहुत अच्छा रिटर्न ला कर देगी, है ना। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 39। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाट इज द मोलर रेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई H2O 2:1, तो समझने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 2:1 विल बी द सही जवाब। आगे चलो, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है भाई, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड है। विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, ओन, भाई ये लगता है कीटोन के साथ। अगर एल्डिहाइड लगता तो अल लगता, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों तो ये ओइक लगेगा, ठीक है। और अगर कीटोन है तो ओन लगेगा, और अल्कोहल है तो ओल लगेगा। मतलब क्या क्या बना, यहाँ पे बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड, एल्डिहाइड में बनेगा ब्यूटेनल, कीटोन में बनेगा ब्यूटेनोन, और अल्कोहल में बनेगा ब्यूटेनोल। अल्कोहल में क्या बनेगा, ब्यूटेनोल बनेगा। अब की हमने 40, अगर 40 को एवरेज लेके मैं 3 से गुना करूं तो लगभग 120 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 120 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा अगेन, क्या अच्छे से समझ आ रहा है भाई? ये जो क्वेश्चन भले ही 40 के, लेकिन कम से कम 120 जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया वो क्लियर हुए, तो मुझे जरूर यस करके बताना भाई, जरूर यस करके बताना, है ना। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी थी भाई अल्फा पार्टिकल में, एटॉमिक न्यूक्लियस की थी। अल्फा पार्टिकल ये एक्सपेरिमेंट कौन सा था भाई, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। ये जो अल्फा पार्टिकल हम कह रहे हैं ये कौन से पार्टिकल थे भाई, हीलियम 2 पॉजिटिव वाले पार्टिकल थे, हीलियम 2 पॉजिटिव के पार्टिकल थे भाई, ठीक है। आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। वैसे तो क्लोरीन में एक कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव लगा है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है, तो अंत में इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑब्वियस सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई, बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 43 चेक कीजिएगा। द सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग मेटलर्जी टू रिएक्ट विद गैंग एंड फॉर्म फ्यूजिबल मास इज कॉल्ड भाई। तो इसके लिए ना एक रिएक्शन याद कर लेना बच्चों। रिएक्शन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, खुद बनाई है रिएक्शन। रिएक्शन है गैंग, GNGUE, गैंग के साथ आपने ऐड कर देना है फ्लक्स, ये देता है स्लैग में,
ये क्या देता है, स्लैग देता है। व्हाट इज गैंग भाई? बच्चों गैंग होती है जब भी मेटलर्जिकल कोई प्रोसेस होता है तो उसमें इंप्योरिटीज जो होती है सारी वो गैंग होती है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा केमिकल आप उसमें डालेंगे कि वो इंप्योरिटी को दूर कर दे। तो केमिकल सब्सटेंस उसमें हमने डाला, मान लो उसकी सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, दैट इज नोन एज फ्लक्स। और स्लैग जो वेस्ट मटेरियल होगा निकला वहां से, दैट इज नोन एज स्लैग भाई। द सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग मेटलर्जी टू रिएक्ट विद गैंग एंड फॉर्म फ्यूजिबल मास, वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स विल बी द सही जवाब। बड़े ध्यान से देखना, गैंग में जब फ्लक्स हम डालते हैं तो स्लैग निकलता है। दिस स्लैग इज नोन एज फ्यूजिबल मास। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजिबल मास, यानी कि ये है वेस्ट मटेरियल बच्चों। स्लैग इज वेस्ट मटेरियल। गैंग रिएक्ट कर जाता है स्लैग के साथ, लेकिन फ्लक्स ऐड करना पड़ता है, फ्लक्स ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे याद रखना, गैंग प्लस फ्लक्स गिव अ स्लैग, वेयर गैंग इज द इंप्योरिटीज, फ्लक्स इज ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जिस मतलब क्लीनिंग करने के लिए हम जिसके अंदर डालते हैं, और स्लैग इंप्योरिटी बाहर निकली। दिस स्लैग इज फ्यूजिबल मास। तो हमने ऐड क्या किया? फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्राइमरली रिलीज्ड फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर? ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट भी फायर एक्सटिंग्विशन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फायर एक्सटिंग्विशन में होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45, विच गैस इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? भाई वही गैस जो सीएनजी में भी होगी, दैट इज CH4 बच्चों, दैट इज मीथेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। और जो घरों में सिलेंडर होते हैं उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, वो फिर से लिख देता हूँ ना, अच्छे से याद रहेगा। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होगा किसमें? एलपीजी में। लेकिन ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, और जो स्मेल आती है वो इथेन थायोइल की वजह से आती है। इथेन थायोइल की वजह से जो घर के सिलेंडर से स्मेल आती है वो इथेन थायोइल की वजह से आती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट भाई, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। भाई ऑब्वियस बात है, सोना चांदी खरीदने तो गए ही होंगे कभी ना कभी, तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं ना भाई, 22 कैरेट का सोना लेके आए हम, 24 कैरेट का सोना, ठीक है, 18 कैरेट का सोना, आजकल तो 9 कैरेट का सोना भी चल पड़ा, ठीक है। अब जैसे जैसे वैल्यू घट रही है वैसे वैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जो प्योर गोल्ड है बच्चों वो होता है 24 कैरेट का, ठीक है, इसके ऊपर स्टैंप लगी होती है 999 की। बात आती है इसके 22 कैरेट की। 22 कैरेट होता है 91.6% सोना, इसके ऊपर लगा होता है 916, तो 916 उसके ऊपर लिखा होता है। तो याद रखना 22 कैरेट इज 91.6, तभी उसके ऊपर 916 लिखा होता है, ये स्टैंप लगी होती है। और 24 कैरेट हमारा प्योर गोल्ड भाई, 24 कैरेट हमारा प्योर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, व्हेन बेसिक सोप इज अप्लाइड टू टर्मरिक स्टेन ऑन क्लॉथ द कलर चेंजेस टू, कलर चेंजेस टू, इट्स राइट आंसर इज डीप रेडिश ब्राउन, है ना, तो सभी को आता है भाई, डीप रेडिश ब्राउन हो जाएगा। एसिड रेन प्राइमरली कॉज्ड बाय द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ द गैसेस इन एयर, SO2 एंड NO2, SO2 एंड NO2, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक लेड पेंसिल? अब लेड से लेड मत लिख देना, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट भाई। और आप सबके लिए अंतिम क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, अगर मैं 50 गुना 3 तो लगभग 150 प्लस, 150 नहीं मानना तो 100 प्लस क्वेश्चन हम आराम से अभी तक कर चुके हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भाई, इसका आंसर मुझे आप सबसे कमेंट में चाहिए, क्वेश्चन नंबर 50 का। और इससे पहले क्वेश्चन और दिया और उससे पहले 3 बातें मैंने और आपसे पूछी थी, है ना। तो ये थे आज की इस क्लास के आपके 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिन 50 एमसीक्यू से लगभग 120 से 130 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े जो आपके टेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखो इनको जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। अगर हाँ न्यूमेरिकल की भी क्लास चाहते हो तो कमेंट में न्यूमेरिकल जरूर लिख दीजिएगा, आपके लिए केमिस्ट्री के स्पेशल डेडिकेटेड न्यूमेरिकल की मैं क्लास ले लूंगा। हाँ क्लास अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपने यह क्लास यहाँ तक देखी है इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा सीरियस एस्पायरेंट्स हैं अपने टेट एग्जाम को लेकर, और इस बार पक्का आप 120 से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और हाँ अब की बार 120 के पास।